आजमगढ़ की एक घटना। श्रेया तिवारी नाम है बच्ची का और 17 वर्षीय बच्ची है, कक्षा 11 की छात्रा है। अभी हाल ही में कैमरा बंद रहता है या फिर और भी चीज़ें ऐसी रहती हैं तो वहाँ पर कैमरे को बंद किया जाता है, ये भी बड़ा जांच। आप इस घटना के बारे में जब सुनी तो आपको कैसा लगा? मतलब प्रथम दृष्टया कौन दोषी आपको लग रहा है? जी, सामने न रखें, यही सारी चीजें हैं। जी, बच्चों के प्रथम शिक्षक जो उनके अभिभावक यानी कि घर के माता पिता ही होते हैं। जैसे मतलब सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी विद्यालय में भेजा जाए तब ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैम क्या कहना चाहेंगी? उनके माता पिता इस समय जिस स्थिति में होंगे, संभालने की स्थिति में तो नहीं है, जाते जाते फिर भी उनसे क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से अपने आप को संभाल सकें, और जाँच के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार, इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है आजमगढ़ की एक घटना। श्रेया तिवारी नाम है बच्ची का और 17 वर्षीय बच्ची है, कक्षा 11 की छात्रा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने भी समाचार पत्र या फिर न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से इसकी घटना घटित होती है और उसके माता पिता किस प्रकार से अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसमें कौन दोषी है, इसमें तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं कहीं प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विद्यालय वालों का कहीं न कहीं इसमें हाथ मिला जुला आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है और जहाँ जब भी जैसे जब वो क्लास टीचर के रूम जब वहाँ प्रिंसिपल रूम में जाती तब भी कैमरा बंद रहता है या फिर और भी चीज़ें ऐसी रहती हैं तो वहाँ पर कैमरे को बंद किया जाता है, ये भी बड़ा जांच का विषय है। घटना प्रकरण इस प्रकार है, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहें तो बीते दिन की घटना है कि उसके बैग से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं और मोबाइल, कीपैड मोबाइल है वो मिलता है। उसके बाद उसके क्लास टीचर पूरे विद्यालय में क्लास रूम में उसको हाथ पर रख कर के ऐसे घुमाते हैं जैसे कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और उसको आत्मग्लानि भी होती है। उसके बाद उसको प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। करीब 1 घंटे तक वो प्रिंसिपल रूम में रहती है और प्रिंसिपल भी वहाँ की लेडीज है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जबकि क्लास टीचर जेंट्स हैं। और करीब 1 घंटे वहाँ प्रिंसिपल रूम में रहती है। उसके बाद जब निकलती है तो कपड़े जो है कि उसके लथपथ पाए जाते हैं खून से, और ऐसा इनकी माता का कहना है या फिर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी यही मानना है। उसके बाद की घटनाएं होती हैं और परिवार वालों को भी बड़ा लेट सूचना दिया जाता है, उनको इस सस्पेंस में रखा जाता है। और कहीं न कहीं इनके पिताजी का कहना था कि हम बीपी के मरीज हैं, हमको जो भी सूचना है बता दीजिए जल्दी। तो उन्होंने कहा नहीं, माता को बताया जाएगा, चूँकि महिला है, महिला की बात को महिला को ही बताया जाएगा। ऐसी बातें सामने देखने को मिली हैं। उसके बाद वो सीधे क्लासरूम वहाँ से प्रिंसिपल रूम से निकलती है। उसके बाद वो छत पर जाती है, वहाँ से सबसे पहले अपना चश्मा फेंकती है क्योंकि वो चश्मा लगाते हैं, क्योंकि उसको आँख की भी थोड़ी समस्या रहती है। उसके बाद अपना दुपट्टा फेंकते, फिर वो स्वयं भी नीचे कूद जाती है और नीचे पत्थर जो तमाशबीन बन के जो विद्यालय के शिक्षक है वो इस चीज़ को देखते रहते हैं। उसी में जब वो नीचे गिरती है तो बताया जाता है कि विद्यालय के लगभग 4-5 जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो भी बेहोश हो जाते हैं केवल इस घटना को देख करके। आप भी सोच सकते हैं किस प्रकार की घटना है और इतनी मोटी रकम लेकर के ये लोग जो प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट कह सकते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी मोटी रकम लेकर के क्या यही चीज़ें सिखाई जाती हैं? अगर मान लीजिए एक बार अगर वो गलती कर भी देती है, अगर उसके बैग में से कुछ मिल भी जाता है तो क्यों आप जजमेंट करने वाले कौन होते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको गार्जियन को बुलाना चाहिए, फिर गार्जियन के सामने उस बात को रखना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हैं। और इसी बीच देखिए हमारे साथ हैं दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष संतोषी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं इनके जो है कि ये फाउंडेशन का इन्होंने किया था और गरीब मजदूर असहाय महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित सामाजिक संस्थान है। चूँकि ये भी अपने यहाँ पर संस्थान में बच्चों को पढ़ाती हैं, निःशुल्क शिक्षा देती हैं, इसलिए हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने सोचा क्योंकि ये महिला भी हैं और इनके यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं तो इनकी भी राय लेना बड़ा ज़रूरी है कि किस प्रकार का ये जो है कि समाज होता जा रहा है। क्या ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार ऐसे घटनाएं प्रकरण में आ रही हैं और वैसे ही लोग बदनाम हो चुका है प्राइवेट विद्यालय फीस की मोटी रकम को लेकर के। तो आप इस घटना के बारे में जब सुनी तो आपको कैसा लगा? मतलब प्रथम दृष्टया कौन दोषी आपको लग रहा है? जी नमस्कार। ये सर्वप्रथम तो जो घटनाएं हैं ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। जो बिटिया ने किया कि मोबाइल ले गई थी और उसके बैग से मोबाइल मिले हैं, उसके बाद क्लास टीचर ने क्लासरूम में हर जगह उसको घुमाया किया, फिर प्रिंसिपल रूम में गए। तो ये सारी चीज़ों की घटनाएं जो है कहीं ना कहीं पहले जो है पेरेंट्स को बतानी चाहिए थी, पेरेंट्स को पहले सूचना देना चाहिए था, जो कि उन लोगों ने नहीं किया। उसके बाद जो सोशल पे चल रहे हैं और जो उनकी माता जी का कहना है कि बिटिया को जो है प्रिंसिपल रूम में करीब जो 45 मिनट तक अकेले छोड़ा गया और जिस अवस्था में बिटिया बाहर निकली है, तो ये सब एक तरीके से घनन जो है ये अपराध है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। इस तरीके से हरकत जो है उनको नहीं करना चाहिए था।
बाकी पूरी बातें जो है कहीं ना कहीं इस पे जांच बैठनी चाहिए, जांच का विषय है ये। और विद्यालय में जैसे सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए गए थे, वैसे ही प्रिंसिपल रूम में भी सीसीटीवी फुटेज मतलब कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जो है कि उस कैमरे को बंद कर दिया गया था। आखिर में क्या 1 घंटे में हुआ, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। जी बिल्कुल, ये तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हत्या का कांड है। इसमें कहीं ना कहीं फिर सोची समझी गई ये साजिश रही होगी। अचानक जो है इस तरीके से घटनाएं घट जा रही हैं और कैमरा होते हुए भी सीसी कैमरे जो है बंद हो जा रहे हैं और बिटिया इस कंडीशन में पाती है। तो कोई भी हो वहाँ पे बिटिया इस तरीके से मानसिक जब वो तनाव देंगे, टॉर्चर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जाएंगे ही जाएंगे। जैसे उसको हाथ में इस प्रकार रख करके पूरे विद्यालय में घुमाया गया, तो उसके बाद उसको अपनी आत्मग्लानि हुई होगी, उसको भी लगा होगा कि अगले दिन हम जब विद्यालय पहुंचेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो घटनाएं हैं एकदम शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। और 16-17 साल की बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं समझदार हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे, कुछ भी। कहीं ना कहीं आप भी अपने संस्थान में बच्चों को शिक्षा देती हैं, तो ऐसे क्या इस प्रकार के शिक्षकों को ऐसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल हमारे यहाँ भी है, करीब जो है 338 बच्चे जो है हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो वो भी निःशुल्क आप लोग पढ़ाती हैं? भिक्षुक बच्चे हैं, मलिन बस्तियों के रहने वाले हैं, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जो है वो शिक्षा ले रहे हैं। और हम लोग जो है आज से नहीं 10 सालों से विगत फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्कूलों में एक कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, एक गर्ल्स और बॉयज़ जो कंबाइंड जो क्लासेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे भी बच्चे जो हैं गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं स्कूल में भी कहना चाहूँगी प्रबंधकों से कि कहीं ना कहीं आप जो है गर्ल्स के और बॉयज़ के कंबाइंड अलग कराइए। जो 16 साल 14 साल की जो बच्चियाँ हैं वो समझदार हो गई हैं चीज़ों को, वो गलत दिशा में जाने के लिए जो उनकी उम्र है वो करीब जो है 14 साल से लेकर के 19 साल तक की उनकी जो एज है, इस एज में उनको सेव कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और गार्जियन को भी चाहिएगा। आजकल जो है, इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे? पहले के लोग जो ही ये पढ़ाई करते थे और नाम रोशन करते थे, देश का नाम रोशन करते थे, परिवार का जो है नाम रोशन करते हैं। आजकल जो है स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं मोबाइल के ऊपर आश्रित हो गए हैं। जो भी पढ़ाई करनी है आप बच्चों से कह देते हैं कि आप YouTube पे जा कर के देख लेना, कर लेना, लेकिन जब बच्चा एक YouTube वो सर्च करता है तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गलत दिशा में जाने के लिए हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि टीचर जो है वो खुद नहीं स्टडी करना चाहते हैं, वो खुद नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते। स्कूलों में मोटी रकम तो ली जा रही है, लेकिन पढ़ाई जो है केवल मोबाइल के ऊपर आश्रित है। जब मोबाइल नहीं था तब कैसे बच्चे पढ़ते थे? हम लोगों के समय भी मोबाइल नहीं था, तो क्या हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की? या आपके समय में भी जब आप छोटे रहे होंगे तो भी मोबाइल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल का भी एक है कि हर स्कूलों में मोबाइल के ऊपर आश्रित हो गए हैं कि आप मोबाइल से जो है सर्च करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना नहीं समझते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उनका सीधे कहना होता है, मेरे भी घर में 2 बेटियां हैं, वो लोग भी पढ़ रही हैं, लेकिन सीधे होता है कि मम्मा स्कूल में टीचर नहीं बताई है, इससे मुझे वो मोबाइल दे दो। जाते ही घर पे, ऑफिस से जाइए घर पे तो मोबाइल जो है जैसे कब्जे में वो चले जाते हैं। अब बच्चे उस चीज़ को क्या देख रहे हैं, क्या तमाम चीज़ें, गंदी चीज़ें भी उसमें मतलब आ रही जैसे सर्च करेंगे तो जरूरी नहीं कि वही चीज़ें आए। क्या यूट्यूब सर्च पर कुछ ऐसे भी चीज़ें आते हैं जो कि आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं और उस उम्र में आदमी भटक भी जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप भी साबित होता है। यहाँ पर साक्षात जो है कि जैसा मैडम का कहना भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें सर्च में आ जाती हैं जिसको बच्चे कहीं ना कहीं उस उम्र में देख के कहीं ना कहीं गलत कदम भी उठा लेते हैं। और जैसे कि आप लोग मैडम इस यहाँ पर पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो आगामी ऐसे जो शिक्षक इस घटना को, जैसे घटनाएँ घटित हुई हैं, तो क्या सीख देना चाहेंगी या फिर जैसे कैसे किस प्रकार बच्चों को ट्रीट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिभावक को कहूँगी, क्योंकि एक बच्चा जो है घर से ही वो शिक्षा लेता है। आरंभ उसकी जो शिक्षा का पहल है वो कहीं ना कहीं माता पिता से ही है और माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। आज के कंडीशन में क्या हो गए हैं कि अभिभावकों के पास समय नहीं है। यदि समय है भी तो पेरेंट्स अलग मोबाइल यूज कर रहे हैं और उन्हीं के सामने बैठ कर के बच्चे अलग मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बचिए। जब आप खुद को सुधरेंगे तभी आप दूसरों को भी सुधार सकते हैं या बच्चों को भी रोक सकते हैं। आप बच्चों के साथ जो है समय व्यतीत कीजिए, जो कि अब आजकल नहीं लोग कर रहे हैं। हाँ, तो समय उनके साथ व्यतीत करिए, उन्हें अच्छे और बुरे
की पहचान उनको जो है वो कराइए। उनके साथ जब आप टाइम देंगे तो वो समझ पाएंगे कि परिवार और माता पिता क्या हैं। और फिर स्कूल में कोड का होना बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स बॉयज़ का अलग होना ज़रूरी है। 14 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को सेव करना, खास करके लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को, क्योंकि जागरूक करना और समझाना माता पिता का फ़र्ज़ होता है। टीचर जो है एक क्लास में 45 मिनट तक कोई भी टीचरें साथ दे सकती है, कर सकती। उस बीच में एक टीचर जो है, जो स्कूलों की बैच चलती है, 40, 45, 50 बच्चे होते हैं, तो 45 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के ऊपर ध्यान चला जाए। तो समय को देखते हुए पेरेंट्स को चाहिए कि सर्वप्रथम जो है हम बच्चों को गाइडलाइन करें, उन्हें जो है अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं, उनके सामने मोबाइल का कम यूज करें। किसी और से भी जो भी चर्चाएं आपकी पर्सनल है, उस चीज़ को बच्चों से हटा करके आप रखें, उनके सामने न रखें। यही सारी चीज़ें हैं। जी जी, बच्चों के प्रथम शिक्षक जो उनके अभिभावक यानी कि घर के माता पिता ही होते हैं। जैसा वो करते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं कॉपी करने का प्रयास बच्चे भी करते हैं। और मोबाइल का इस कदर जो है कि फोबिया इस समय फैल चुका है कि चाहे वो गेम हो चाहे पढ़ाई हो, मतलब लोग गेम भी अब बाहरी गेम नहीं खेलते हैं, वो भी मोबाइल पर ही होता है। पढ़ाई अब आप देख रहे हैं जो कि ऑनलाइन सिस्टम जिस प्रकार से चल चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई का जो ट्रेंड चल चुका है, उसमें कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन पढ़ाई था उससे उसका मज़ा तो उसमें नहीं है, उतना आप समझ भी नहीं पाएंगे ऑनलाइन चीज़ों में, क्योंकि आप क्वेश्चन पुटअप भी ही नहीं कर सकते आप वहाँ पर। ऑफलाइन में होता है कि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तुरंत आप जो है कि वहाँ पर पुटअप को अपने क्वेश्चन को जो है पुटअप कर सकते हैं और जो है उनसे समझ सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, इसको फिर से समझा दीजिए। और आगामी भविष्य में जिस प्रकार से वैज्ञानिक दौर में ये चीज़ें गुजर रही हैं, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका? देखिए, मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि 10 से 11 साल के बाद जो बच्चे हैं, यदि थोड़े से भी आपके स्वभाव में चेंजिंग नज़र आते हैं, उनका नेचर चेंज होता है, उनके रहन सहन में बर्ताव हो रहे, या कभी जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो उदास हो जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं समय समय पे जो है साइकोलॉजी काउंसलिंग जो है उन्हें कराते रहना चाहिए कि बच्चा जो है इस किस वजह से ऐसा कर रहा है। और उनके साथ हर पेरेंट्स को जो है बच्चों के साथ पहले तो फ्रेंड हो जाना चाहिए, आप दोस्त बन करके रहिए। गार्जियन जो है समय पे बनना ठीक है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बच्चों को भी एक दोस्त की होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं कि जो आजकल के आधुनिक चल रहे समय, इसमें बच्चों को पेरेंट्स से कनेक्शन का जो समय है बहुत ही कम है, जिसके वजह से पेरेंट्स अपने आप में बिजी हैं और बच्चे अपने आप में व्यस्त हैं। तो ये दोनों का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। अभिभावक को बच्चों को समय देना चाहिए, तभी वो आपसे जुड़ेंगे और अपनी बातों को जो है वो शेयर करेंगे। जैसे कि भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में किसी के पास समय है ना तो जो है कि माता पिता के पास समय है, ना तो बच्चों के पास समय है, लेकिन समय निकाल करके कुछ ऐसे पल व्यतीत करना चाहिए जो अपने परिवार के साथ, क्योंकि सभी लोग आजकल के आधुनिकता के युग में सभी लोग जो है कि इस प्रकार से व्यस्त हो चुके हैं, किसी के पास समय नहीं है। मैम, जिस प्रकार से अभी प्राइवेट स्कूल का जो एक संगठन है वो भी 8 तारीख में यानी कि 8 अगस्त को वो लोग जो है कि कहें कि हम लोग जो है कि मतलब इसको बंद रखेंगे, पूरे भारत को बंद रखेंगे इस विरोध में। जिस प्रकार से प्रिंसिपल और जो क्लास टीचर है उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में ये लोग जो है कि 8 तारीख को अपना पूरे कॉलेज संगठन के जो लोग हैं उसको बंद करें। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है उनका समर्थन करना? अगर गलती किए हैं और छानबीन होगी तो जो सत्यता है वो सामने निकल कर आएगी ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का जो ये दायरा है, दोनों अलग अलग, ये दोनों एक होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है कि मोटी जो रकम ले तो रहे हैं, लेकिन बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं वो खतरे में है। सरकारी स्कूल होते हुए भी उसमें जो शिक्षाएं हैं वो नहीं वहाँ पे मिल रही हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं जो है मैं सरकार से भी कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलों पे जो है वो निगाह अपनी दौड़ाएं। हमारे आपके बच्चे जब वहाँ पे एजुकेशन देना शुरू करेंगे तो ये प्राइवेट स्कूलों की जो मोटी रकम की वसूली है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में जो टीचरों की सैलरी होती है 70 से 75 हज़ार तक सैलरी चली जाती है, वही प्राइवेट स्कूलों में जो है आप 10,000 12,000, बहुत ज़्यादा हुआ तो आप 20,000 तक सैलरी देते हैं। लेकिन जो टीचरों को भी कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल टॉर्चर करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग का समय रहता है, एक टीचर से जो है 3-3 टीचरों का जो काम करवाने का जो उनका दायरा है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में वहाँ की अध्यापिकाएं भी हैं वहाँ पे और वो अभिभावक भी हैं उसमें।
तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो ये अभी कल का जो उन्होंने बंद करने का किया है, ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और सबसे जो आजमगढ़ में जो अभी घटनाएं घटी हैं, ये जांच का विषय है। इसमें सीबीआई जो है जांच वहाँ पे होनी चाहिए, वो अपने तरीके से जांच करे। और जिस तरीके से बिटिया को बंद करके ऑफिस में रखा गया, ये जो है कहीं ना कहीं यदि उसके साथ गलत हुई है तो अपराध की श्रेणी में है स्कूल वाले। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें घटना घटी है या हमारे आपके कोई भी बच्चे जो हैं वो गलत कर रहे हैं या कुछ भी अपराधजनक आपके उनके बैग में सूचनाएं मिलती हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, आपके पास कांटेक्ट नंबर होते हैं। आप सबसे पहले अभिभावक को कांटेक्ट करिए, उन्हें बुलाइए, बताइए। बहुत सारे स्कूलों में टीचरों की स्थिति ये हो गई है कि जब लास्ट मोमेंट पे बच्चों का यदि मार्कशीट कम आ गया तब तो आप कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है नहीं पढ़ता है, लेकिन 8 घंटे तक पर डे हमारे बच्चे जो है आपके स्कूलों में रहते, उस बीच में आपके पास ये सूचनाएं क्यों नहीं होती हैं कि बच्चे का जो है नंबर कम आ गया। हर पेरेंट्स की जो हमारे यहाँ जो निःशुल्क बच्चों की शिक्षाएं दी जा रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल में भी जाना शुरू किए हैं, लेकिन सभी का कहना ये होता है कि स्कूल में बच्चे हमारे एक तो मोटी रकम हम लोग दें, फिर टीचरों का ये कहना होता है कि आप लोग घर पे बच्चों को गाइडलाइन करिए, बच्चों को पढ़ाइए करिए। तो जब हर पेरेंट्स यदि पढ़ा लिखा हो तो वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्यों भेजे बच्चों को पढ़ने के लिए? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को हटा करके सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूल में ही जो है वो व्यवस्थाएं सही रखें, जिससे हमारे जितने भी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो, कोई भी हमारे देश का जो नागरिक है, तो उन्हें उसी स्कूल से जो है उनके लिए ये ज़रूरी हो जाए कि यदि हम डीआईजी है तो हमारा बच्चा जो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। जब आप सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी विद्यालय में भेजा जाए तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक सरकारी व्यक्ति का बच्चा जब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक उनको शायद शिक्षा का महत्व जो है वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सरकारी विद्यालय का टीचर होता है, उसका स्वयं का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाता है। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ सर कि उसकी शिक्षा का महत्व जो है वो नहीं समझ पा रहे। सरकारी टीचर है, हम जो है यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और हम अपने बच्चे को इंग्लैंड पढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे देश के जो हमारे नेता हैं या जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे शिक्षक हैं, जो खुद वो अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरे के बच्चों को उच्च शिक्षा आगे देंगे बेहतर। तो मैम ने देखे यहाँ पर जो प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में दोनों में जो है यहाँ पर डिफरेंस बताया कि कहीं ना कहीं प्राइवेट जो सरकारी विद्यालय के अध्यापक हैं उनकी मोटी रकम है, यानी कि उनकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी है, लगभग लाख रुपए सैलरी होती है। और वहीं वहाँ के विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वहीं टाट पर बैठते हैं। सोचिए कि मतलब जो वहाँ का टीचर है लाखों रुपए सैलरी है उसकी, और वहाँ के बच्चे टाट पर बैठ करके पढ़ते हैं, सोचिए ज़मीन पर। कम से कम इसकी व्यवस्था तो सीट की तो व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं आपकी प्राइवेट स्कूल की बात करें तो यहाँ पर सीट की व्यवस्था अच्छी खासी है, लेकिन जो वहाँ के विद्यालय के जो टीचर हैं वो काफ़ी कम सैलरी में वहाँ पर शिक्षा देते हैं। समझिए कि अनएजुकेटेड रहते हैं या फिर मतलब कम पढ़े लिखे रहते हैं। उनको जो आखिर में इतने कम शिक्षा कम पैसे में कौन वहाँ नौकरी करने जाएगा, यही बड़ी बात होती है। और लेकिन जैसा मैडम ने कहा कि जो सरकारी अगर स्कूल के टीचर हैं तो उनको कम से कम अपने विद्यालय में जब तक उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कंपलसरी सरकार को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि सरकारी विद्यालय का टीचर हैं तो उनको सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना चाहिए। वहीं 12th तक तो ये लोग जो है कि यहाँ सरकारी कहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालय के भी टीचर हैं तो उनके बच्चे 12 तक खूब कहेंगे कि यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन वही 12 के बाद जब कहीं ना कहीं बीटेक करना होता है या फिर मेडिकल कॉलेज में जाना रहता है तब वहाँ पर होता है कि सरकारी कॉलेज खोजते हैं। उसमें ऐसा क्यों उसमें हो जाता है? अब देखिए यही तो मैं बताना चाहूँगी कि उस समय हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो उस स्थिति में नहीं है कि हम बच्चे को आगे जो है जो रकम है वो दे सके। तो कहीं ना कहीं पैसे का अभाव है और जो ये महंगाई का दौर है, तो महंगाई पे को देखते हुए सरकार को चाहिए कि ये जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल का जो दायरा है ये खत्म होनी चाहिए। सरकारी स्कूल की मान्यता है और उसी सभी व्यक्ति को उसमें बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। तो देखिए मैम ने यहाँ पर आजमगढ़ के मुद्दे पर अपनी बातों को रखा और सरकारी प्राइवेट स्कूलों के जो डिफरेंस है उसको भी हम यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। क्योंकि इस प्रकार की जैसे घटनाएं आजमगढ़ में घटित हैं, पूरा देश शर्मसार हो चुका है इस घटना को देख करके, और आगामी भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों इसकी भी सीख लेनी चाहिए जो भी विद्यालय के शिक्षक हैं या प्रिंसिपल हैं। और विद्यालय को इसके लिए बड़ा
सतर्क भी रहना चाहिए। आगामी जो भी विद्यालय हैं इनको सीख लेनी चाहिए इस विद्यालय से। कहीं ना कहीं आगामी भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हो सकता है विद्यालय बंद भी हो जाए। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं ये लोग तो हो सकता है विद्यालय बंद भी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और यही होना भी चाहिए। यदि इस तरीके की घटनाएं जो हैं घट रही हैं आपके स्कूलों में तो ये तो कहीं ना कहीं जो है अपराध के श्रेणी में है। इसकी मैम जो है कि दर्द जो है कि उसकी माता पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से उनके दिल पर ये गुजरा है ये घटना, उनसे उनके माता पिता के अलावा तो कोई और नहीं समझ सकता। बिल्कुल सर, ये तो जाहिर सी बात है कि जिसके घर का बेटा हो या बेटी हो जो गया है उनका दर्द ही कुछ अलग है। उनके दर्दों का हम बयान नहीं कर सकते हैं। और जो बिटिया चली गई वो वापस तो आनी नहीं है, उसके तमाम सपने रहे होंगे जो कहीं ना माता कहें कि एसडीएम बनना चाहती थी। उनकी माता कहें कि मतलब जो हमारी बेटी थी वो एसडीएम बनना चाहती थी। बिल्कुल हो सकते हैं भाई, तमाम बच्चे हैं, तमाम बच्चों के सपने अलग अलग हैं और उस तरीके से वो अपनी तैयारी करते हैं। वो पढ़ने में अच्छी होगी इसलिए वो उच्च सपनों को देख रही है, कर रही है। आगे कुछ कहीं ना कहीं वो देश की धरोहर है, हो सकता है कि वो भाई एसडीएम बन जाती। लेकिन वो एसडीएम बने तो बने कैसे जब बीच में ही वो है नहीं। तो ये बहुत दुखद घटनाएं घटी है स्कूल की तरफ से, इसके लिए तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। जाते जाते मैम क्या कहना चाहेंगी? उनके माता पिता इस समय जिस स्थिति में होंगे संभालने की स्थिति में तो नहीं है, जाते जाते फिर भी उनसे क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से अपने आप को संभाल सकें, और जांच के लिए क्या कहेंगी? देखिए, इस समय मैं यही कहूँगी कि जो सरकार है कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे सभी लोग हैं और सरकार जो भी न्याय करेगी वो सही न्याय देगी। और ऐसे अपराधों पे सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। बिटिया का बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये घटनाएं जो है वो कैसे घटी, किस तनाव में आकर के उसने जो है ऐसा कदम उठाया। इसके लिए जो है सीबीआई जांच ही उचित है और वो होनी चाहिए। माता पिता के लिए क्या कहें? माता पिता के लिए मैं क्या बोलूँ, जब वो बिटिया ही नहीं है उसका दर्द, अब उनके दर्द के आगे तो हम भी नतमस्तक। अपने आप को किस प्रकार संभालने की स्थिति में तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दो शब्द कुछ। अब मैं बस वही कहूँगी कि वो न्याय पे भरोसा रखे और दूसरी बेटियों को जो है अपनी बेटी को समझे, बिटिया समझे और ऐसा आगे ना हो उसके लिए जो है वो प्रयत्न कर ही रही है, गुहार लगा ही रही हैं कि उनकी बिटिया को जो है वो न्याय मिले। ऐसी जो है प्रार्थना हम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आजमगढ़ की ये घटना घटित हुई है, पूरा देश शर्मसार हो चुका है और आगामी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हो। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको इस बात से सतर्क होना चाहिए और जो सीसीटीवी आपके कैमरे हैं वो सुचारू रूप से चालू रहें और सुचारू रूप से चलते रहें। जितने भी आपके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप इसको बंद करते हैं या फिर किसी कारणवश बंद होता है तो ये भी आपको संदेह के घेरे में लाता है। और बाकी मैडम ने जैसा आपको बताया उस प्रकार से आप अपने विचारों को देखिएगा, प्रस्तुत करिएगा। वैसे जो है कि ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में न घटित हों। और इससे हम लोग जो है कि आजमगढ़ में फिर से पहुंचेंगे तो उनकी माता पिता से भी बात करने का प्रयास किया जाएगा कि अब वो किस स्थिति में और मुख्यतः कौन कौन से मुद्दे सामने देखने को मिले हैं और किस प्रकार से उनको जो अपने पहुँच तक पहुँचने नहीं दिया गया, यानी कि फिर उसका साक्ष्य को भी मिटाने का प्रयास किया। जहाँ पर खून वगैरह गिरा था उसको तुरंत पानी से धुल दिया गया और इनको माता पिता को काफ़ी लेट मतलब इस प्रकार से रोका गया कि अभी आप जो है कि सस्पेंस इस प्रकार बनाया गया कि लेट आप पहुँचेगा तब तक वहाँ से पूरे जो साफ़ सफाई का काम है, साक्ष्य जो मिटाने का काम है वो वहाँ के विद्यालय के जो प्यून हैं या फिर जो टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं उन्होंने ऐसा काम किया है। तो वो भी बड़ा जांच के घेरे में और दोनों प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों हवालात में इस समय बंद हैं। आगामी भविष्य में जैसे भी न्यायालय में उचित कार्रवाई होगा हम आगे भी सूचना प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।